नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम मोदी की लोकप्रियता से बौखलाहट, आरजेडी जेडीयू सांसदों में खलबली, 2025 में होगा बड़ा परिवर्तन। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि नीतीश कुमार को चारों तरफ से घेरने का प्लान बना रही बीजेपी, अमित शाह ने इस नेता से की मुलाकात। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि तमिलनाडु में होगी आरएसएस की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक, मोहन भागवत समेत तमाम नेता होंगे शामिल। और साथ ही साथ खबर में आगे आपको बताएंगे कि यूपी में सस्ती होगी बिजली, सीएम योगी की कैबिनेट मीटिंग में लिए गए अहम फैसले। और पांचवी खबर में जिक्र होगा कि ट्विटर ने पाकिस्तान को दिया बड़ा झटका, गिलगिट बाल्टिस्तान को भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य में दिखाया। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में दोबारा बन रही है मोदी सरकार, तो कमेंट में अपनी राय बताइए, वीडियो लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी की लोकप्रियता से बौखलाहट, आरजेडी जेडीयू सांसदों में खलबली, 2025 में होगा बड़ा परिवर्तन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार की राजनीतिक कश्ती एक बार फिर से अनिश्चितता के भंवर में फंसती दिख रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि जेडीयू आरजेडी के कई विधायक चुनाव से पहले बीजेपी की तरफ रुख कर सकते हैं और भगदड़ सी मच सकती है। साथ ही जेडीयू और आरजेडी के बीच जो राजनीतिक खींचतान चल रही है, उससे महागठबंधन पर भी खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। इस बीच बिहार में ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों में पाला बदलने वाले नेताओं की संख्या भी बढ़ेगी। हाल फिलहाल दो बड़ी घटनाएं बिहार में हुई हैं। एक थी G20 और दूसरी P20। G20 तो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, और वो बहुत ढंग से निभ गया। दूसरा जो P20 हुआ, पॉलिटिकल पार्टीज का मीट, वो पिट गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नीतीश कुमार को चारों तरफ से घेरने का प्लान बना रही बीजेपी, अब अमित शाह ने इस नेता से कर ली है मुलाकात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। वो बिहार में देश के कई विपक्षी दलों की बैठक भी आयोजित कर चुके हैं, और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी नीतीश कुमार की जड़ों को कमजोर करने के लिए रणनीति बनाती दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में बीजेपी के सीनियर नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के नेता नागमणि से मुलाकात की है। दरअसल बीजेपी नीतीश कुमार को घेरने के लिए उनके लव कुश यानी कुर्मी कोयली समीकरण में भी बंटवारा करने की कोशिश में है, और इसी वजह से बीजेपी लव कुश जाति के मतदाताओं को रिझाने में लगी है। और इसी सिलसिले में अमित शाह ने पूर्व मंत्री और बिहार के नेता नागमणि से सोमवार को नई दिल्ली में मुलाकात की थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तमिलनाडु में होगी आरएसएस की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक, मोहन भागवत समेत तमाम नेता होंगे शामिल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक तमिलनाडु में होने जा रही है, और संघ की तरफ से बताया गया है कि 15 से 13 जुलाई 2023 को ऊटी तमिलनाडु में ये बैठक होगी। और हर साल होने वाली इस बैठक में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समेत तमाम बड़े नेता शामिल होते हैं, और इस बैठक में संघ की कई बड़ी बातों को लेकर चर्चा होती है और अलग अलग अभियानों की जानकारी ली जाती है। बताया जाता है कि आने वाले कुछ महीनों में होने वाले कामकाज का भी इस बैठक में खाका तैयार हो सकता है। संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर ने बताया कि ये वार्षिक बैठक मुख्यतः संगठनात्मक विषयों पर चर्चा करने के लिए हर साल आयोजित होती है, और इस बैठक में सरसंघ संचालक डॉक्टर मोहन भागवत, सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले के साथ सभी सह कार्यवाहक डॉक्टर कृष्ण गोपाल समेत कई सारे सहभागी होंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी में सस्ती होगी बिजली, सीएम योगी की कैबिनेट मीटिंग के लिए गए बड़े फैसले। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मंगलवार को लोकसभा में कैबिनेट मीटिंग हुई, और इस मीटिंग में राज्य के विकास के लिए कई अहम फैसले पर मोहर लगी। और इसके अनुसार एनटीपीसी के सहयोग से ओबरा सोनभद्र में 800 मेगावाट के 2 प्लांट स्थापित किए जाएंगे, और ये राज्य का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट होगा। दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार पहला प्रोजेक्ट 50 महीने में और दूसरा 56 महीने में पूरा होगा, और इसमें कुल 1800 करोड़ का खर्च आएगा। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने फैसले के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इस प्लांट के पास ही कोयले की खदान है, और इसके बनने से उपभोक्ताओं को 1 रुपया बिजली सस्ता मिलेगा। एनटीपीसी के सहयोग से यहाँ पर 800 मेगावाट के 2 प्लांट खोले जाएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ट्विटर ने पाकिस्तान को दिया बड़ा झटका, गिलगिट बाल्टिस्तान को भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य में दिखाया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क के माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर पर पाकिस्तान के कब्जे वाले गुलाम कश्मीर स्थित गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र को अब भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य में दिखाया जा रहा है। पाकिस्तानी
अखबार डॉन ने अपने रिपोर्ट में गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र की लोकेशन बदले जाने की जानकारी दी है। पाकिस्तान अंग्रेजी अखबार डॉन के मुताबिक अगर पाकिस्तानी यूज़र अगर ऐप पर लोकेशन फीचर को ऑन करते हैं तो गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र से भेजे गए ट्वीट और सभी पोस्ट जम्मू और कश्मीर से सृजित बताई जा रही हैं और गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र के लोगों को स्पष्ट रूप से ट्विटर पर अपनी लोकेशन बदली हुई नज़र आ रही है और साथ ही वो अब पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक अकाउंट को भी नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि उन्हें ब्लॉक कर दिया गया है। ये मुद्दा तब सामने आया जब गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र के कई ट्विटर यूजर्स ने शिकायत की है कि वो पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। जब यूज़र्स ने अकाउंट देखने की कोशिश की तो मैसेज आता है कि एक कानूनी मांग के आधार पर ये खाता भारत में है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान के कहने पर बैठक कर रहे थे। अलगाववादी संगठनों को फिर एक्टिव करने का एजेंडा था। जम्मू कश्मीर में 10 आतंकी कर लिए गए गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर पुलिस ने सोमवार को प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन JKLF और हुर्रियत को फिर से एक्टिव करने के लिए काम कर रहे 10 आतंकियों को गिरफ्तार किया और पुलिस ने बताया कि आतंकी पाकिस्तान में बैठे अपने मालिकों के ऑर्डर पर मीटिंग कर रहे थे। पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि इन लोगों के खिलाफ पहले से ही कोठीबाग पुलिस स्टेशन में गैरकानूनी एक्टिविटी करने का मामला दर्ज है और शुरुआती जांच में पता चला है कि ये विदेशी संस्थाओं के संपर्क में थे और इनमें से कुछ लोग JKLF के फारूक सिद्दीकी और राजा मुजफ्फर की अध्यक्षता वाले कश्मीर ग्लोबल काउंसिल जैसे अलगाववाद का प्रचार भी करते थे। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। रूस को तेल पर लूटना चाहता था पाकिस्तान, पुतिन नहीं हुए तैयार, भारत के दोस्त को साधने का दांव फेल। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ने बड़े अरमानों के साथ रूस के साथ तेल समझौता किया था। इमरान खान यूक्रेन युद्ध शुरू होने के ठीक बाद रूस के दौरे पर गए और बाद में उन्हें अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ा और इसके बाद शहबाज सरकार ने किसी तरह से रूस से तेल का आयात शुरू किया। रूस का तेल पाकिस्तान पहुंच भी गया, लेकिन अब ये कंगाल पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बन गया है। रूस के सस्ते तेल को रिफाइन करने के लिए उसे 4-5 अरब डॉलर खर्च करना होगा। वहीं अब खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान रूस से लंबे समय तक सस्ते दर पर तेल चाहता था और उसे पहुंचाने के लिए भी रूस से आश्वासन वादा चाह रहा था, लेकिन पुतिन इसके लिए तैयार नहीं हुए और शहबाज सरकार इस तेल डील के जरिए भारत के दोस्त रूस को अपने पाले में लाना चाहती थी। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 मामले में 2 अगस्त को होगी सुनवाई। शाह फैसल और शहला रशीद ने वापस लिया नाम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई 2 अगस्त से शुरू होगी। IAS अधिकारी शाह फैसल और कार्यकर्ता शहला रशीद ने इस याचिका से अपना नाम वापस ले लिया है। IAS अधिकारी शाह फैसल और कार्यकर्ता शहला रशीद अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के खिलाफ अपनी याचिकाओं को आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं और अदालत के रिकॉर्ड से अपना नाम हटाने को लेकर अनुरोध किया था। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं के रूप में उनके नाम हटाने के उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब मामले का शीर्षक NRE संविधान का अनुच्छेद 370 होगा। गौरतलब है कि इससे पहले मुख्य याचिकाकर्ता शाह फैसल थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कड़ी सुरक्षा के साथ जम्मू से 3 दिन बाद यात्रियों का जत्था रवाना, गूंजे बम बम भोले के जय घोष। जी दोस्तों, जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से मंगलवार को 3 दिन बाद अमरनाथ यात्रियों का जत्था घाटी के लिए रवाना किया गया। इससे भोले के भक्तों में भारी जोश देखा गया है और बम बम भोले के जय घोष लगाते हुए यात्री आगे बढ़ रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग मंगलवार को खोल दिया गया और रास्ते में फंसे हजारों वाहनों को निकालने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और प्रशासन के अथक प्रयास से जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से अमरनाथ यात्रियों का जत्था रवाना किया जा रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार विधानसभा में चली कुर्सियां, डिप्टी CM तेजस्वी के इस्तीफे की मांग को लेकर जोरदार हंगामा। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा में इन दिनों मानसून सत्र चल रहा है और ऐसे में मंगलवार को सदन में इतना हंगामा हुआ कि सदन को स्थगित करने की नौबत आ गई और मंगलवार को बिहार विधानसभा में कुर्सियां तक फेंकी गई। इस भारी हंगामे को देखते हुए दोनों सदन मंगलवार को कामकाज के बाद स्थगित कर दिए गए और सदन में तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग भी उठी। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। वीडियो लाइक कीजिए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राम मंदिर का गर्भगृह दिसंबर तक बनकर हो जाएगा तैयार, जनवरी से कर सकेंगे दर्शन। जी हाँ दोस्तों, अयोध्या में तैयार हो रहे भव्य रामलला मंदिर के तैयार होने का सभी को इंतजार है। यहाँ रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर अगले साल 24 जनवरी को भक्तों के लिए खुलने की संभावना है। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान 14 जनवरी
जनवरी से शुरू होकर 10 दिवसीय होगा। परियोजना का पहला चरण, जिसमें भूतल, फर्श और परिष्करण के साथ गर्भगृह शामिल है, इस साल दिसंबर तक पूरा होने का अनुमान है। मंदिर ट्रस्ट के अनुसार रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया मकर संक्रांति के बाद शुरू होगी। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने संवाददाताओं से कहा था कि 14 जनवरी से 24 जनवरी के बीच रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का 10 दिवसीय अनुष्ठान किया जाएगा। मंदिर ट्रस्ट को कथित तौर पर अभिषेक प्रक्रिया के लिए ज्योतिषों से कुछ शुभ दिन मिले हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात, गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे एलजी सक्सेना, खतरे के निशान के पार पहुंची यमुना। जी हां दोस्तों, दिल्ली में मूसलाधार बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। यमुना का जलस्तर बढ़ने से दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। भारी बारिश को देखते हुए दिल्ली के एलजी के सक्सेना गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे और दिल्ली में भारी वर्षा और जलभराव पर दोनों के बीच बैठक होनी है। बता दें कि दिल्ली की हाल को देखते हुए अमित शाह ने एलजी से रिपोर्ट मांगी थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी भारी बारिश को लेकर बैठक की है और इस बैठक के बाद सीएम ने कहा कि दिल्ली में 8 और 9 जुलाई को 153 मिलीमीटर बारिश हुई और दिल्ली के सिस्टम ऐसी अभूतपूर्व बारिश को झेलने के लिए डिजाइन नहीं किए गए हैं, इसीलिए लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बताया कि दिल्ली सरकार भी हाई अलर्ट पर है और जैसा ही यमुना का जलस्तर 206 मीटर पार कर जाएगा, तुरंत ही यमुना किनारे बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। बता दें, यमुना का चेतावनी मार्ग 204.50 मीटर कम है, वहीं खतरे का निशान 205.33 मीटर है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बेटियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है मोदी सरकार, स्मृति ईरानी का बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और भोपाल में 3 राज्यों के वात्सल्य भारत कार्यक्रम में शामिल हुई केंद्रीय मंत्री और यहाँ पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने कहा कि कानून में बदलाव से पहले देश भर के विभिन्न कोर्टों में गोद लेने के 900 मामले लंबित थे। सरकार के कानून में बदलाव के बाद जिला प्रशासन को जिम्मेदारी दी गई और तब से एक वर्ष में देश भर में 2250 से अधिक गोद लेने की प्रक्रिया पूरी की गई है। मोदी सरकार से पहले देश भर में लगभग 8 से 9 हज़ार बच्चों को सुरक्षित किया जाता था। केंद्र सरकार लगभग 65,000 बच्चों का गैर संस्थागत देखभाल के तहत संरक्षण किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ईरानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित 3 राज्यों के वात्सल्य भारत कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी और उन्होंने कहा कि हम देश भर में ऐसी बेटियों के लिए राशि 74 करोड़ रखने जा रहे हैं ताकि समय पर उन्हें सहायता के रूप में ये मिल सके। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव से पहले दक्षिण का किला मजबूत करने में जुटी बीजेपी, जेपी नड्डा ने दिए 4 मंत्र। जी हां दोस्तों, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महासचिव बीएल संतोष और महासचिव तरुण चुग और सुनील बंसल के साथ एक बेहद अहम बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई है। भाजपा के सूत्रों ने न्यूज़ 18 को बताया कि पार्टी द्वारा 4 महत्वपूर्ण फोकस क्षेत्रों की पहचान की गई है और सबसे पहले उन जातियों और समुदाय तक पहुंचने पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है जिनका भाजपा में प्रतिनिधित्व कम है या बिल्कुल नहीं है। दूसरा, मजबूत गैर भाजपा नेताओं की पहचान करना जो उस पार्टी की नीतियों से नाखुश हो सकते हैं जिसमें वो वर्तमान में हैं और उन्हें आश्वस्त करना कि नरेंद्र मोदी सरकार सभी के लिए काम करने में विश्वास करती है। भाजपा सूत्र ने कहा कि तीसरा, राज्य से संबंधित किसी भी गठबंधन के फायदे और नुकसान पर ध्यान देने की जरूरत है। अंततः ध्यान उन मुद्दों की पहचान करने पर होना चाहिए जो विशेष रूप से राज्य से संबंधित हैं और उन्हें सामने लाना है। सूत्रों ने बताया कि आने वाले दिनों में भाजपा का बड़ा ध्यान पार्टी को लेकर होगा। हालांकि पार्टी पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का पूरा लाभ लेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अमित शाह मंगलवार को आएंगे भोपाल, अचानक तय हुआ दौरा, बीजेपी की अहम बैठक में होंगे शामिल। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। पार्टी आलाकमान भी चुनावी तैयारियों पर पूरी नजर बनाए हुए है और हाल ही में बीजेपी ने मध्य प्रदेश में कुछ अहम नियुक्तियां की हैं और इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मध्य प्रदेश का दौरा तय हुआ है। शाह राजधानी भोपाल पहुंच रहे हैं। अचानक बना अमित शाह का मध्य प्रदेश दौरा चुनावी लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होनी है जिसमें अमित शाह भी शामिल होंगे और ये बैठक 2023 विधानसभा चुनाव के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। ऐसे में शाह का इस बैठक में शामिल होना अहम माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि शाह इस बैठक में बीजेपी नेताओं को कुछ जरूरी दिशा निर्देश दे सकते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। घरेलू महिलाओं की आमदनी
आमदनी हर महीने होगी 10,000 रुपये। सरकार बना रही है प्लान, चुनाव से पहले बड़ा मास्टर स्ट्रोक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को बड़ी घोषणाएं की हैं। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार आर्थिक रूप से कमजोर तबके की हर गृहिणी के लिए 10,000 रुपये की मासिक आमदनी सुनिश्चित करेगी। उन्होंने ये घोषणा ऐसे वक्त की जब सूबे में इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव को देखते हुए महिला वोटर्स को लुभाने के लिए बीजेपी और प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के बीच होड़ लगी है। शिवराज सिंह चौहान सोमवार को इंदौर के एक भव्य समारोह के दौरान लाडली बहना योजना की दूसरी किस्त जारी करने पहुंचे थे। लाडली बहना योजना की दूसरी किस्त करीब 1.25 करोड़ लाभार्थी महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर इसमें किए गए। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारा नया संकल्प है कि हर बहन की मासिक आमदनी कम से कम 10,000 रुपये होनी चाहिए और वो अपने घर का कामकाज करने के साथ ही छोटे मोटे काम धंधे से इतनी आय अर्जित कर सके। चौहान ने कहा कि इस संकल्प को मूर्त रूप देने के लिए संबंधित महिलाओं को महज 2% की ब्याज दर पर बैंक से कर्ज दिलाया जाएगा, जिसकी अदायगी की गारंटी प्रदेश सरकार लेगी। उन्होंने कहा कि आजीविका मिशन के तहत इन महिलाओं के स्व सहायता समूह बड़े पैमाने पर बनाए जाएंगे ताकि वो बैंक कर्ज लेकर अपना कामकाज शुरू कर सकें। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जम्मू कश्मीर के राजौरी में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, एक आतंकी ढेर, सेना का ऑपरेशन जारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आए दिन आतंकी घुसपैठ की घटनाएं हो रही हैं और इस कड़ी में 10 जुलाई को एक बार फिर पाकिस्तान में पनाह लिया आतंकियों ने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ का प्रयास किया है। राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में सोमवार शाम 5 बजे के करीब घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी गई है और सेना के अधिकारियों का कहना है कि एक आतंकी मारा गया है। फिलहाल ऑपरेशन जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घुसपैठ के इस प्रयास के बाद एलओसी के पास बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया गया और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके की तरफ से घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकवादियों की संदिग्ध गतिविधियों को सैनिकों द्वारा देखा गया और इसके बाद सेना द्वारा नौशेरा सेक्टर के सीमावर्ती क्षेत्र में ऑपरेशन शुरू किया गया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हिंसा की रिपोर्ट लेकर अमित शाह से मिले राज्यपाल, कहा सुबह से ठीक पहले के घने अंधेरे का वक्त है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में शनिवार को पंचायत चुनाव के मतदान के दौरान हुई हिंसा की घटना पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच सोमवार को राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और हिंसा की रिपोर्ट सौंपी। इस मुलाकात के बाद राज्यपाल ने कहा कि सुबह से ठीक पहले के घने अंधेरे का वक्त है, जल्द ही उजाला होगा और आने वाले दिनों में अच्छा होगा। दरअसल 8 जुलाई को हुए मतदान के दिन 15 लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबरें सामने आई थी। कई मतदान केंद्रों में तोड़फोड़ भी कर दी गई थी। मतदान के दिन हुई हिंसक घटनाओं को देखते हुए चुनाव आयोग ने रविवार को फिर से 696 बूथों पर सोमवार को मतदान कराने का ऐलान किया था। बंगाल में पुनर्मतदान संपन्न हो गए हैं और अब चुनाव के फैसले मंगलवार को आएंगे। हिंसा के दौरान कई जगहों का दौरा किया गया था। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है, इसमें अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। खंड में 6 दिन में 90 लाख शिव भक्तों ने हरिद्वार से भरा गंगा जल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तराखंड के हरिद्वार में श्रावण मास के कांवड़ मेले को प्रारंभ हुए 6 दिन बीत चुके हैं। रविवार को छठे दिन शाम 6 बजे तक 32,40,000 शिव भक्त कांवड़ियों ने हरिद्वार से गंगा जल भरा है। अब तक कुल 90 लाख कांवड़िए गंगा जल लेकर अपने अभिष्ट शिवालयों के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने कहा कि कांवड़ियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। उन्होंने बताया कि बीती 4 जुलाई से प्रारंभ हुए हरिद्वार के कांवड़ मेले में लगातार शिव भक्त कांवड़ियों की संख्या बढ़ रही है। रविवार को शाम 6 बजे तक हरिद्वार से 32,40,000 कांवड़ियों ने गंगा जल भरा और उन्होंने बताया कि बीते 6 दिनों में हर की पैड़ी सहित हरिद्वार के अन्य पवित्र घाटों से लगभग 90 लाख कांवड़िए गंगा जल लेकर गंतव्य शिवालयों के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अमित शाह ने दिल्ली और जम्मू कश्मीर के एलजी से की बात, बारिश से बिगड़े हालात का लिया जायजा। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में आसमानी आफत से हाहाकार मचा हुआ है। राजधानी में लगातार दूसरे दिन झमाझम बारिश हो रही है और इसके चलते चारों ओर पानी पानी हो गया है। वहीं जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश के चलते अमरनाथ यात्रा बंद कर दी गई है, जिससे हजारों तीर्थयात्री जम्मू और गुफा मंदिर के रास्ते में विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए हैं। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से हालात का जायजा लिया है। बात दिल्ली की करें तो यहाँ भारी बारिश ने 41 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। चारों तरफ जल जमाव हो गया है, मिंटो ब्रिज बंद कर दिया गया है और कई सांसदों के बंगलों में पानी भर गया है और कई जगहों से पेड़ गिरने, दीवार
बार ढहने की खबरें आ रही हैं। IMD के आंकड़ों के मुताबिक 1982 के बाद से जुलाई में एक दिन में सबसे ज़्यादा 153 मिलीमीटर बारिश हुई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बंगाल में लोकतंत्र की उड़ रही धज्जियां, पंचायत चुनाव में हुई हिंसा पर अनुराग ठाकुर ने CM ममता बनर्जी पर बोल दिया हमला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पंचायत चुनाव के दिन पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा पर गहरी चिंता जताई और हिंसा पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए केंद्रीय मंत्री ने चुनावों के दौरान बंगाल में हिंसा, आगजनी और अराजकता की बार बार होने वाली घटनाओं पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बंगाल की सरकार हर काम में फेल साबित हो रही है। दोस्तों, चुनाव के दौरान बंगाल में हिंसा की व्यापकता को देखना निराशाजनक है और विनाशकारी साधनों का सहारा लेने की संस्कृति भारत की प्रतिष्ठा को धूमिल करती है और दुनिया भर में लोकतंत्र के सार को कमजोर करती है। धांधली के कई उदाहरण का जिक्र करते हुए ठाकुर ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि EVM के बजाय मत पेटियों के इस्तेमाल की भी आलोचना की और उन्होंने आगे कहा कि पंचायती राज में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली TMC द्वारा सारी हदें पार करते हुए हिंसा का इस्तेमाल किया जा रहा है।